Hello guys, welcome to my channel, that is Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik. And in this video I am going to discuss about tetrapod limb development, and this is part 2 of this topic, in which I am going to discuss the generation of proximal distal axis. That means the part that develop from shoulder towards digits और डिजिट्स और फिंगर टॉयज पाम्स, जो हमारा डिजिटल वाला पार्ट है वहाँ तक जो डेवलपमेंट होती है उसमें कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, कौन सा पार्ट जो है लिम्ब बर्ड का इन्वॉल्व होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मॉडल कि कौन थे ट्यूरिंग, एक मैथमेटिशियन थे, और इस मॉडल के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसको हम इमिटेशन गेम बोलते हैं, 2004 में आई थी आई थिंक, और मैंने ये देखी है, आप भी देखिए, अच्छी मूवी है। और जो ट्यूरिंग मॉडल है इसमें हम बात करेंगे प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्ब डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्यूरिंग मॉडल की, और ये जब हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तब भी हम बात करेंगे ट्यूरिंग मॉडल की। बट इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा प्रोक्सिमल से डिस्टल एक्सिस के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की कि लिम्ब प्रोक्सिमल पार्ट से, अगर हम लेग की बात करें तो हिप वाले पार्ट से टोज तक कैसे ग्रो करता है और शोल्डर से हमारी डिजिट तक, फिंगर्स तक कैसे ग्रो करता है, तो उसमें मेन रोल आता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज का, जो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है मेरी प्रीवियस वीडियो में, जो कि लिम्ब बर्ड के ऊपर है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस की डेवलपमेंट में, वो आता है ग्रेडियंट मॉडल, जिसमें डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड, इसमें हम ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, क्योंकि यही दो बेसिक जो हमारा एपिकल एक्टोडर्मल रिज है और प्रोक्सिमल जोन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो मेजर रोल प्ले करता है, और दूसरा ग्रेडियंट मॉडल मेजर रोल प्ले करता है प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की डेवलपमेंट में। फिर इसका ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन है वो एलान ट्यूरिंग मॉडल के थ्रू दिया गया है कि कैसे हम उसके एलान ट्यूरिंग मॉडल को यूज़ करके कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस कैसे डेवलप होती है। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एपिकल एक्टोडर्मल रिज का क्या रोल होता है प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस के फॉर्मेशन में। बेसिकली जो हमारी AER है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ये हमारी ऑल एक्सिस की डेवलपमेंट में, उनकी पैटर्निंग में मेजर रोल प्ले करती है। जैसे प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की डेवलपमेंट में, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस की डेवलपमेंट में, और डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस, तीनों एक्सिस की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक्टोडर्मल वाला रीजन है, एक्टोडर्मल की थिकनिंग है, जहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हमारे एक्सप्रेस होते हैं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी एक्सिस की पैटर्निंग में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्ब बर्ड का, जो ऑल टाइप की जो डेवलपमेंट हो रही है लिम्ब की, उसमें मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो समझते हैं ये क्या करता है। ये मेंटेन करता है मेसेंकाइम सेल्स को, जो इसके नीचे लाई करती है, उनको प्रोलिफरेटिव और माइटोटिस स्टेट में, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। और जब वो डिवाइड करती रहती हैं तभी तो हमारा जो लिम्ब बर्ड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टल जो एक्सिस है उसके टुवर्ड्स ग्रो कर पाएगा। ये मेंटेन करती है कुछ मोलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन को, जो जनरेट करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, जैसे सोनिक एजोक और वेंट, हमारा जो मोलिक्यूल है वो एक्सप्रेस होता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक्सप्रेस होते हैं। जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो ब्लॉक करते हैं उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो सुप्रेस करते हैं सोनिक एजोक को। और सोनिक एजोक क्या करता है, सोनिक एजोक पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है लिम्ब का, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह हमारा AER जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन करवाने में, जो एंटी और पोस्टीरियर एक्सिस की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये इंटरेक्ट करता है प्रोटीन्स के साथ, जो एंटी और पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को स्पेसिफाई करते हैं। इनके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगी, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस। ये स्पेसिफाई करता है लिम्ब मेसोडर्म को, जिस लिम्ब मेसोडर्म को डेवलप होना होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के एलोंग, मतलब शोल्डर से हमारा जो डिजिट तक का पार्ट है वो जो फोल्ड करना होता है, या हिप से हमारा टोइस तक का जो पार्ट है वो फॉर्म करना होता है, उसको ये स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाई का मतलब होता है स्पेसिफिक सेल बनाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन पार्ट बनाता है, बोन्स बनाता है, लाइक ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, अर्टिबुला फिबुला वाला पार्ट है। ये सब जो स्पेसिफिक बोन्स हैं उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो हमारा AER होता है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, वो वाला रीजन, एंड जो लिम्ब बर्ड मेजेनकाइम है, लिम्ब बर्ड की मेजेनकाइम्स जो डिवाइडिंग स्टेट में रहती है, माइटोसिस स्टेट में रहती है, जो इसके नीचे लाई करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस जोन, क्योंकि वही प्रोग्रेस करता है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहता है। तो जो इंट्रैक्शन होता है ना AER का इंट्रैक्शन किसके साथ, प्रोग्रेस जोन के साथ। प्रोग्रेस जोन क्या कंसिस्ट करता है, इसमें मेजेनकाइम सेल्स रहती हैं जो माइटोसिस स्टेट में रहती हैं और डिवीजन की स्टेट में रहती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन डिफरेंशिएट करता है लिम्ब बर्ड को और उसकी प्रोक्सिमल और डिस्टल ग्रोथ करवाता है। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें क्या किया गया, अगर AER
को रिमूव कर देते हैं किसी भी टाइम पे डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट है डिस्टल लिम्ब की वो स्टॉप हो जाती है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। अगर एक एक्स्ट्रा AER वाला रीजन जो कंसिस्ट करा एपिकल एक्टोडर्मल रिज को वो ग्राफ्ट कर दिया जाए लिम्ब बड में, तो एक सुपरनुमेरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सुपरनुमेरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक्स्ट्रा पार्ट फॉर्म होता है, और वो पार्ट जो फॉर्म होता है वो डिस्टल एंड के टुवर्ड्स फॉर्म होता है। मीन्स जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विंग है चिक का वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है अगर एक्स्ट्रा AER ग्राफ्ट कर दिया जाता है बड में, लिम्ब बड में। अगर जो लेग मेजेंकाइम सेल्स हैं वो प्लेस्ड कर दी जाए डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, ये विंग का जो हमारा ये बोले या फिर फोर लिम्ब का जो बड है उसमें जो AER वाला पोर्शन है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज वाला पोर्शन है, उसके अंडर यहाँ पे लेग मेजेंकाइम सेल्स को क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो क्या होता है, डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर टॉयज डेवलप होते हैं, ना कि विंग्स, मतलब विंग वाला रीजन ना डेवलप होकर यहाँ पे टॉय वाला रीजन डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि जो AER है वो प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों ही एक्सिस की फॉर्मेशन में, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये लेग और जो हमारा हैंड होते हैं, फोरलिम या हिंडलिम, दोनों में मेजर रोल प्ले करता है अपने नीचे लाई करने वाली मेसेंकाइम सेल्स के डिवीजन में और सिग्नलिंग में। इसी वजह से यहाँ पे विंग ना फॉर्म होकर क्या फॉर्म हो रहा है, टॉय फॉर्म हो रहा है। अगर जो लिम्ब है मेजेंकाइम उसको रिप्लेस कर दिया जाए नॉन लिम्ब मेजेंकाइम्स के साथ, तो जो AER है वो रिग्रेस हो जाता है और जो लिम्ब की डेवलपमेंट है वो भी सीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लिम्ब मेजेंकाइम है उसका और AER के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ही नेसेसरी है, तभी हमारी प्रॉपर एक्सिस फॉर्मेशन हो पाती है लिम्ब के केस में। फिर अगर हमारा जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज वाला रीजन है अगर उसको फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स की बीड के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है तो नॉर्मल विंग फॉर्म होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो AER वाला रीजन है उसमें भी हमारा कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स 8 एंड 10 ही तो इसकी वजह से सिंथेसाइज होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर हम फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट कर रहे हैं और AER को रिमूव कर रहे हैं तो भी वो मेजेंकाइम सेल्स को क्या करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो डिवाइड करें और नॉर्मल लिविंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और जो वेंट मॉलिक्यूल होता है वो रेगुलेट करता है शेप एंड ग्रोथ किसकी, अर्ली लिम्ब बड की, ठीक है। जो लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स हैं, जो लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स है जो किस में लाई करती है, प्रोक्सिमल जोन में, और प्रोक्सिमल जोन AER के नीचे लाई करता है। यहाँ पे हमारा प्रोक्सिमल जोन है, यहाँ पे AER है हमारा ये वाला रीजन, तो जो नीचे लाई करता है उसमें होती है हमारी क्या, लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स। तो जो लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स हैं वो पोलरिटी शो करती हैं। वो क्या पोलरिटी शो करती हैं कि जो ये एक्टोडम है, ये जो एक्टोडम है, इस एक्टोडम ये जो हमारा एक्टोडम प्रेजेंट है यहाँ पे, इस एक्टोडम के परपेंडिकुलर होती हैं वो, मतलब एक्टोडम इस ये हमारी एक्टोडम है तो जो इस तरह से वो होंगी, ये यहाँ पे होंगी हमारी लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स, वो परपेंडिकुलर होती हैं। और जो वेंट है वो उन लिम्ब मेजेंकाइम्स की ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है, जिसकी वजह से अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर वो ग्रो करेंगी तो लिम्ब क्या है, वो डिस्टल एंड के टुवर्ड्स ग्रो करेगा और ग्रोथ करेगा, ठीक है। और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होता है वो इंक्रीज करता है इन सेल माइग्रेशन की वेलोसिटी को। और ये कौन सेल्स हैं, ये लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स हैं जो डिस्टल एंड के टुवर्ड्स माइग्रेट करती हैं, जिसकी वजह से लिम्ब बड फ्लैट हो जाता है एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस के टुवर्ड्स जब वो ग्रो करता है डिस्टल डायरेक्शन में। दूसरे भी कुछ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो AER सिंथेसाइज करता है। ये फैक्टर्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4, 9 एंड 17, पर हम बेसिकली जो पढ़ते हैं वो होता है 8 एंड 10। इनका माइनर रोल होता है, इनका मेजर रोल होता है। फिर जो हमारा AER है उसका रोल क्या होता है, स्पेसिफाई करने का लिम्ब मेसोडर्म्स को। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि जो रोल है AER का ग्रोथ में, वो कंट्रोल करता है प्रोक्सिमल डिस्टल स्पेसिफिकेशन को, जो किसके साथ कोरिलेट करती है, एज के साथ कोरिलेट करती है, प्रोक्सिमल जोन की एज। प्रोक्सिमल जोन में क्या होती है, लिम्ब मेजेंकाइम सेल्स होती हैं। अगर ये ओल्ड हो जाएगा तो कुछ और इफेक्ट क्रिएट होगा, अगर ये यंग है तब कुछ और इफेक्ट होगा। तो जो एज है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि AER प्रोक्सिमल जोन के साथ इंट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से ये एक्सिस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल जोन की एज जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। और ये जो एज वाला जो रोल है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जब एंटायर प्रोग्रेस जोन का मतलब है जिसमें मेसोडर्म सेल्स भी हैं जो मेजेंकाइम को कंसिस्ट कर रही हैं और AER वाला रीजन,
मतलब ये दोनों मीन्स एंटायर प्रोग्रेस जोन एक अर्ली एम्ब्रियो से प्लेस की जाती है लिम्ब बड में, और वो जो लिम्ब बड होता है वो लेटर स्टेज का होता है। तो एक नया प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर मतलब शोल्डर वाला जो रीजन है वो फॉर्म होता है। एक मीन्स एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे क्या बनता है, हमारा रेडियस और अल्ना वाला पार्ट, अगर ह्यूमंस की बात करें तो रेडियस और अल्ना वाला पार्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, एक एक्स्ट्रा सेट यहाँ पे फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारा प्रोग्रेस जोन है अगर वो यंग है और हमारा लिम्ब बड़ ओल्ड है, तो भी प्रोग्रेस जोन यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? प्रोक्सिमल पार्ट फॉर्म करेगा। अगर जो हमारा प्रोग्रेस जोन लेट स्टेज का है, ओल्ड है प्रोग्रेस जोन, तो वो डिस्टल पार्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो एज है किसकी? प्रोग्रेस जोन की, वो मेजर रोल प्ले करती है। जब ओल्ड प्रोग्रेस जोन को ऐड किया गया यंग लिम्बर्ड में, तो डिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं, जैसे डिजीज फॉर्म होती हैं। कोई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो रेडियस और अल्ना वाला स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे क्या फॉर्म हो जाते हैं? अगर चिक की बात करें तो डायरेक्ट विंग्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यंग है तो हमारा शोल्डर वाला पार्ट, अगर लेट है तो हमारा डिस्टल वाला पार्ट, डिजिट वाला पार्ट। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बर्ड्स की, तो यहाँ पे विंग्स फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट मॉडल लिम्ब पैटर्निंग का। ग्रेडियंट मॉडल जिसमें हमारे डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब है अलग अलग कंसंट्रेशन। यहाँ पे ग्रेडियंट मॉडल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट ग्रेडियंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की फॉर्मेशन में। ग्रेडियंट मतलब कि दो डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अगर डिस्टल डिस्टल AER की बात करें, AER डिस्टल एपिकल एक्टोडर्मल रीज की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे, एक होगा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स और दूसरा होगा वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर प्रोक्सिमल फ्लैंक टिश्यू की बात करें, इस वाले पोर्शन की बात करें, शोल्डर वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे रेटिनोइक एसिड होगा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। रेटिनोइक एसिड ब्लॉक करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के इफेक्ट को, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ब्लॉक करता है रेटिनोइक एसिड के इफेक्ट को। इसीलिए एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप इस तरह का होता है कि एक डायरेक्ट रिप्रेशन करते हैं ये एक दूसरे का, दूसरा ये डिफरेंट जीन का डिफरेंशियल रेगुलेशन करते हैं, अलग अलग तरह से उनको रेगुलेट करते हैं। जैसे ही लिम्ब बड प्रोग्रेस होती है, मतलब डिस्टल एंड की तरफ जैसे ही लिम्ब बड ग्रो करती है, जो AER होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिज, वो सोर्स होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का, वो आउटसाइड मूव करेगा। यहाँ पे हमारा रेटिनोइक एसिड होगा तो वो रेटिनोइक एसिड के कांटेक्ट से दूर होता चला जाएगा, जिसकी वजह से फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 अपना इफेक्ट शो कर पाएगा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन जो है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ये अप रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है किसको? ये अप रेगुलेट करता है साइटोक्रोम, किसको? साइटोक्रोम P45026। यहाँ पे जो CYP26B1 है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम P45026। ठीक है, तो ये इसको अप रेगुलेट करेगा, और जो ये CYP26B1 है ये क्या कर देगा? ये डिग्रेड कर देगा रेटिनोइक एसिड को, ये रेटिनोइक एसिड को डिग्रेड कर देगा। और जो रेटिनोइक एसिड है वो प्रमोट करता है एक्सप्रेशन प्रोक्सिमल जीन का, जो होता है मिस 1 और 2। और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो होता है वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है इस मिस 1 एंड 2 को। और जो मिस 1 एंड 2 है वो इनहिबिट करता है CYP26B1 को, ट्रांसक्रिप्शन को भी। सो हम कह सकते हैं कि जो रेटिनोइक एसिड है यहाँ पे और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो डिफरेंशियली रेगुलेट करते हैं डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को, जिसकी वजह से प्रोक्सिमल से डिस्टल पैटर्निंग होती है लिम्ब की। और ये जीन कौन कौन से होते हैं? ये जीन होता है मिस 1 एंड 2, HOX11 होता है और HOX13 होता है। जो हमारा मिस 1 एंड 2 होता है वो स्टाइलोपोड वाले रीजन में एक्टिवेट होता है, और जिसकी वजह से ह्यूमरस रीजन फॉर्म होता है। और HOX11 जो होता है वो जुगोपोड की डेवलपमेंट करता है, डेट इज रेडियस और अल्ना वाला पार्ट फॉर्म करता है। अगर HOX13 की बात करें तो वो डिस्टल रीजन में एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से डिजीज बनती है, हमारा डिस्टल एंड बनता है, पाल्म बनता है, नकल्स बनते हैं। अगर हमारा HOX13 प्रेजेंट होता है और HOX11 जो होता है तो उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है। इसीलिए जो HOX13 बोला जाता है कि ये डिस्टल रीजन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इन दो ग्रेडियंट्स का जो रोल है, कौन से दो ग्रेडियंट? फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड वेंट मॉलिक्यूल्स एंड रेटिनोइक एसिड। ये जो दो ग्रेडियंट है इनका जो रोल है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें क्या किया गया था? इस एक्सपेरिमेंट में अनडिफरेंशिएटेड लिम्ब बड मेजेंकाइम को, अनडिफरेंशिएटेड जो लिम्ब बड मेजेंकाइम है उसको ग्राफ्ट किया गया था एक्टोडर्मल रीजन में।
एक्टोडर्मल रिज ऑफ किसका, यंग लिम्ब बर्ड का। सो इसमें क्या हुआ, जो एज थी मेसेंकाइम की वो एक मेजर रोल प्ले करती थी डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से टाइप की बोन फॉर्म होगी, ठीक है। सो इफ दिस यंग बर्ड लिम्ब, अगर ये यंग बर्ड लिम्ब ट्रीट किया गया, अगर ये ट्रीट किया गया किसके साथ, रेटिनोइक एसिड के साथ, जब रेटिनोइक एसिड में मतलब जब ये रेटिनोइक एसिड के साथ ट्रीट किया गया और वहाँ पे वेंट एंड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, तो ये रेटिनोइक एसिड इनको इनहिबिट कर देता है और क्या करता है, ये प्रोक्सिमल पार्ट फॉर्म करता है। प्रोक्सिमल पार्ट मतलब स्टाइलोपोड वाले रीजन्स को ये फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे अगर इसको ट्रीट किया गया तो ये क्या फॉर्म करता है, ये स्टाइलोपोड वाले पार्ट फॉर्म करता है, लाइक ह्यूमरस वगैरह वाला ये पार्ट फॉर्म करता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर जब इस यंग लिम्ब बर्ड को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के साथ और वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के साथ और वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये क्या करता है, ये हमारा डिस्टल पार्ट और हमारी डिजिट्स को फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेटिनोइक एसिड नहीं है तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और वेंट इजिली यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से डिजिट फॉर्म होती है। बट अगर रेटिनोइक एसिड को वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो वो इनको ब्लॉक कर देगा और हमारा ह्यूमरस वाला पार्ट फॉर्म करेगा, ये रेडियस और अल्ना वाला पार्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस शो की गई हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो अपोजिंग ग्रेडियंट है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के रेटिनोइक एसिड के, वो एक सेगमेंटल पैटर्न में लाई करते हैं जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को मेसेंकाइम में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं, रिप्रेस करवाते हैं। इसी को हम ग्रेडियंट मॉडल बोलते हैं लिम्ब पैटर्निंग का। तो यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड आते हैं, रेटिनोइक एसिड और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 के दो थ्रेशोल्ड मॉडल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला होता है कि जब हाई लेवल होता है और हाई कंसंट्रेशन होती है रेटिनोइक एसिड टू फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 की, जब इनका जो रेटिनोइक एसिड और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का जो थ्रेशोल्ड है प्रोक्सिमल से डिस्टल के टुवर्ड्स ये हाई होता है, तो ये डिटरमाइन करते हैं स्टाइलोपोड टू जुगोपोड। स्टाइलोपोड और जुगोपोड को ये डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हमारे प्रॉपरली फॉर्म होंगे और हमारा जो मिस और होक्स 11 है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस होगा। बट अगर लो थ्रेशोल्ड होता है रेटिनोइक एसिड का और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का प्रोक्सिमल से डिस्टल एक्सिस के टुवर्ड्स, तो क्या होता है, ये जुगोपोड और ओटोपोड के ट्रांजिशन को यहाँ पे फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से रेडियस, अल्ना और डिजिट वाला पार्ट फॉर्म होता है, डेट इज हमारा होक्स 11 और होक्स 13 हमारा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। तो ये जो ड्यूअल ग्रेडियंट मॉडल है प्रोक्सिमल डिस्टल पैटर्निंग का, ये डेमोस्ट्रेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या होता है, जो होक्स 13 होता है, होक्स A13 जो होता है वो अर्ली लिम्ब बर्ड में एक्सप्रेस नहीं होता, क्योंकि होक्स A13 जो है ओटोपोड में एक्सप्रेस होता है, मतलब वो डिस्टल रीजन के पार्ट्स, हमारे पाल्म्स, हमारे फिंगर, हमारी फेलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इन सबको फॉर्म करने में हेल्प करता है होक्स A13, और हमारे डिजिट वगैरह को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये अर्ली लिम्ब बर्ड में ना एक्सप्रेस होकर लेट लिम्ब बर्ड में एक्सप्रेस होता है। पर जब हिस्टोन डी एसिटाइलेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है, तो और उसको इनहिबिट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, TSA कोटेड बीड का यूज़ किया जाता है हिस्टोन डी एसिटाइलेशन को इनहिबिट करने के लिए। यहाँ पे अगर यूज़ किया जाता है TSA कोटेड बीड्स का, तो जो क्रोमेटिन है वो क्या हो जाता है, क्रोमेटिन यहाँ पे ओपन हो जाता है, क्योंकि अगर हिस्टोन डी एसिटाइलेज इनहिबिट हो गया तो हिस्टोन एसिटाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिन ज़्यादा ओपन और एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा और जीन्स जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव स्टेट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, होक्स A13 है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं हम, अर्ली लिम्ब बर्ड में एनहेंस हो जाता है, और इसके एक्सप्रेशन के एनहेंस होने की वजह से जुगोपोड की फॉर्मेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। जुगोपोड क्या, रेडियस और अल्ना वाला पार्ट ना फॉर्म होकर यहाँ पे डिजिट्स वाला पार्ट हमें अपीयर हो जाता है। जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना प्रॉपरली फॉर्म हो रहे थे, बट यहाँ पे रेडियस अल्ना ना फॉर्म होकर यहाँ पे डायरेक्ट हमारा डिस्टल पार्ट फॉर्म हो जाता है, डिजिट वाला पार्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूरिंग मॉडल। ट्यूरिंग जो मॉडल है वो एक रिएक्शन डिफ्यूजन मैकेनिज्म होता है प्रोक्सिमल डिस्टल लिम्ब डेवलपमेंट का। क्या होता है, जब हम लिम्ब डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि क्यों एक कार्टिलेज एलिमेंट फॉर्म होता है स्टाइलोपोड में, लाइक ह्यूमरस एक ही कार्टिलेज है, बट दो जुगोपोड में फॉर्म होते हैं जैसे रेडियस और अल्ना, और बहुत सारे ओटोपोड में होते हैं जैसे मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फेलेंजेस वगैरह, ये सब बहुत सारे सेवरल पार्ट्स फॉर्म होते हैं ओटोपोड में। और कैसे ये ग्रेडियंट सराउंड करते हैं इन सेल्स को जो हमारे ह्यूमरस को, रेडियस, अल्ना और फेलेंजेस को फॉर्म करती हैं, और कैसे उन्हें ये बताती हैं कि उनको डिफरेंट पार्ट की फॉर्मेशन करनी है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, हमारी लिम्स की डेवलपमेंट के टाइम पे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मॉडल लिया गया जो इन्वॉल्व करता है डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन, टू और मोर नेगेटिवली इंटरेक्टिंग सिग्नल्स का।
जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डेवलपमेंट पैटर्निंग के लिए, क्योंकि ये हमें एक आंसर देता है इन सब क्वेश्चंस का कि कैसे अलग अलग कार्टिलेज एलिमेंट फॉर्म होते हैं अलग अलग रीजन में, और कैसे सेल्स अराउंड होती हैं, कैसे उनको सिग्नलिंग मिलती है, और कैसे वो डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट पार्ट को जनरेट करते हैं। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो फॉर्मुलेट किया था एलान ट्यूरिंग ने। उसने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे डिफरेंट केमिकल पैटर्न होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, पर वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जनरेट करते हैं। He was the British mathematician and computer scientist who broke the German Enigma code during World War II। और इस पे 2004 में एक मूवी आई थी इमिटेशन गेम, ठीक है, उसी की पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो जो इसका मेन पॉइंट है यहाँ पे फोकस करने का वो ये है कि इस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरेक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पॉन्टेनियसली एक नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न को जनरेट करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके। वो इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न जनरेट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न जनरेट होने की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट जो रीजन है वो डिफरेंट वे में डेवलप होते हैं। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न है ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ये दो होमोजिनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस के अलग अलग वे में इंटरेक्शन की वजह से अचीव किया जा सकता है। अगर जो रेट है एक सब्सटेंस के प्रोडक्शन का दूसरे सब्सटेंस के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता हो, तभी ये नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये दो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस क्या होंगे, उन्होंने इनका नाम दिया, एक होता है मोर्फोजन ए इसलिए क्योंकि ये एक्टिवेटर का काम करता है, और एक होता है मोर्फोजन आई जो इनहिबिटर का काम करता है। जो ट्यूरिंग मॉडल होता है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक सिस्टम के लिए, और वो सिस्टम होता है लोकल ऑटो एक्टिवेशन और लेटरल इनहिबिशन का। इसका मतलब है कि जनरेट करना स्टेबल पैटर्न्स जो यूज़ किए जा सकें डेवलपमेंट चेंज लाने के लिए। और ये पैटर्न्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, इसमें जो मोर्फोजन ए होता है जो एक्टिवेटर होता है वो प्रमोट करवाता है खुद का क्या करवाता है, वो खुद को प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जिसको हम ऑटो एक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्शन करवाता है मोर्फोजन आई का जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। जैसे ही मोर्फोजन आई इनहिबिटर बन जाता है वो इनहिबिट करता है प्रोडक्शन किसका, मोर्फोजन ए का जो कि एक्टिवेटर है, इसको लेटरल इनहिबिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो इंटरेक्टिंग सिग्नल हैं मोर्फोजन ए एंड मोर्फोजन आई, इन दो इंटरेक्टिंग सिग्नल के डिफ्यूजन की वजह से ये जो डिफ्यूजन है ये स्टार्टिंग में क्या होता है, रैंडम होता है, बट इस एल आई मैकेनिज्म की वजह से जो कि लोकल ऑटो एक्टिवेशन और लेटरल इनहिबिशन मैकेनिज्म है, इसकी वजह से क्या होता है, किसी एरिया में तो हाई और किसी एरिया में लो कंसंट्रेशन आ जाती है एक पर्टिकुलर मोर्फोजन की, आइदर ए और आइदर आई की, जिसकी वजह से डिफरेंशियल सेल फेट जनरेट होता है और हमारे ऑटोपोड जुकोपोड और स्टाइलोपोड की सिंथेसिस हो जाती है, और हमारी जो लिम्ब है वो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फेलेंजिस, मेटाकार्पस कार्पस, ये वाला पार्ट वो फॉर्म करती है। तो समझते हैं कि ट्यूरिंग मॉडल लिम्ब डेवलपमेंट के अलोंग कैसे काम करता है। क्या होता है कॉन्ड्रोजेनेसिस के टाइम पे, कॉन्ड्रोजेनेसिस जब कार्टिलेज हमारी फॉर्म होती है उस टाइम पे, उसके बाद ओस्टियोजेनेसिस आती है जो बोन्स फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे जब कॉन्ड्रोजेनेसिस चल रही होती है प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस के टाइम पे, उस की ग्रोथ के पैटर्निंग के टाइम पे, तब यहाँ पे एपिकल एक्टोडर्मल जो रिज होती है वो डिवाइड कर देती है लिम्स को डिफरेंट डोमेन्स में। जैसे एक डोमेन होता है इनहिबिटरी डोमेन जिसमें फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R1 एक्सप्रेस होगा जो उसको करेक्टराइज करेगा। एक्टिव डोमेन जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R2 और फ्रोजन जोन जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर R3 के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है इनहिबिटरी जोन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिकल जोन भी बोलते हैं क्योंकि वो मोस्ट एपिकल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये मोस्ट डिस्टल मेजेंकाइम सेल्स को कंसिस्ट करेगा और मेजेंकाइम सेल्स कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेशन और माइटोसिस की स्टेट में रहती हैं। यहाँ पे जो प्री कार्टिलेज कंडेंसेशन है वो यहाँ पर रिप्रेस कर दी जाती है और इनहिबिट कर दी जाती है। यहाँ पे सिंथेसिस होती है किसकी, कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स की, इसीलिए इसको इनहिबिटरी डोमेन बोला गया है। इनहिबिटर्स किसके, एग्रीगेशन के इनहिबिटर्स, और वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे नोगिन और इनहिबिटरी गैलेक्टिन्स और ये क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग में ये जो नोगिन्स होते हैं और गैलेक्टिन्स होते हैं ये कार्टिलेज फॉर्मिंग एग्रीगेट होते हैं, बट जैसे ही एग्रीगेशन हो जाता है तो अपनी सराउंडिंग एरियाज को ये ऐसे एग्रीगेट फॉर्म करने के लिए इनहिबिट करते हैं। सेकेंड आता है एक्टिव डोमेन्स और इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कार्टिलेज फॉर्मिंग कंडेंसेशन कोलेस।
क्योंकि यहाँ से कार्टिलेजिनियस सेल्स फॉर्म होती हैं जो कंडेंसेशन का काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ये सिंथेसाइज करता है, ये एक्टिव डोमेन सिंथेसाइज करता है कुछ एक्टिवेटर्स को, और वो एक्टिवेटर्स होते हैं कार्टिलेज नोडुल फॉर्मिंग एक्टिवेटर्स। लाइक इन एक्टिवेटर्स में कौन कौन से एक्टिवेटर होंगे, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, BMPs, एक्टिविन्स, और कुछ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टिन्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो गैलेक्टिन्स हैं वो पहले तो क्या करेगा, सेल्स को एग्रीगेट करेगा, पर जैसे ही सेल्स एग्रीगेट हो जाएंगी वो अपनी सराउंडिंग सेल्स को इनहिबिट करने लग जाएगा कि वो एग्रीगेट ना हो। तो स्टार्टिंग में ये जब फॉर्म होता है तो ये क्या करता है, कार्टिलेजिनियस होता है, और ये कंडेंसेशन में हेल्प करता है, एग्रीगेशन में हेल्प करता है। तो ये जो मोलिक्यूल्स हैं ये इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन किसकी, सेल एडहेशन मोलिक्यूल्स की, जो हमारे बेसिकली फ्रोजन जोन में जाके फॉर्म होंगी। जो हमारा थर्ड डोमेन है वो फ्रोजन जोन है, ये AER के बियॉन्ड लाई करता है, क्योंकि AER यहाँ पे है तो ये इससे अवे लाई करता है। और यहाँ पे कुछ फॉर्म्ड कार्टिलेज प्राइमोडिया प्रेजेंट होते हैं जो प्रोक्सिमल रीजन में डेवलपिंग लिम्ब के लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कार्टिलेज नोडल फॉर्मिंग जो एक्टिवेटर्स थे वो यहाँ पे इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन किसकी, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की। सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लाइक फिब्रोनेक्टिन, जो एग्रीगेट करता है सेल्स को एक दूसरे के साथ ताकि कार्टिलेजिनियस स्केलेटन फॉर्म हो सके। और इन एक्टिवेटर्स की फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे फ्रोजन जोन में हमारे क्या लाई करते हैं, कार्टिलेजिनियस प्राइमोडिया, वो क्या करते हैं यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जो स्ट्रक्चर है और स्केलेटन है वो उनको फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और कार्टिलेज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ट्यूरिंग मॉडल कैसे अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे जो एक्टिव डोमेन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे वो पैराक्राइन फैक्टर्स लाइक ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली और BMP एक्टिविन और कुछ सेल एडेशन फैक्टर लाइक गैलेक्टिन फर्स्ट को सिंथेसाइज करता है, जो ऑटो एक्टिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करवाते हैं, वो अपना सिंथेसिस भी स्टिमुलेट करवाते हैं और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की का भी स्टिमुलेशन करवाते हैं, और वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स लाइक नोगिन, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, नोच और गैलेक्टिन 8 और इन सब का भी वो सिंथेसिस करवाते हैं। और इनहिबिटर्स जैसे ट्यूरिंग मॉडल में जो इनहिबिटर मॉर्फोजेंस थे वो इनहिबिट करते हैं एक्टिवेटर्स की सिंथेसिस को। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लाइक फिब्रोनेक्टिन और जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वो नोडुल्स को एग्रीगेट करते हैं और कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिम्ब डेवलप होती है। बट यहाँ पे जो इनहिबिटर्स हैं वो एग्रीगेट होकर बाद में नोगिन के थ्रू इनको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से फर्दर एग्रीगेशन ना हो पाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन डिफ्यूजन हाइपोथेसिस है, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो एग्रीगेशन एपरी कार्टिलेज मेजेंकाइम सेल्स का वो रिक्रूट करता है मोर सेल्स को सराउंडिंग एरिया से और लेटरली इनहिबिट करता है फॉर्मेशन किसकी, अदर फोकाइज की, ताकि वो कंडेंसेट ना हो सके। इस कंडेंसेशन, ये जो कंडेंसेशन है ये किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। किसकी ज्योमेट्री, एक्टिव जोन की ज्योमेट्री या एक्टिव डोमेन की ज्योमेट्री, एंड स्ट्रेंथ किसकी, लेटरल इनहिबिशन की, जो ये इनहिबिट करता है लेटरल इनहिबिशन की, जो एग्रीगेशन की वजह से होती है मेजेंकाइम सेल्स की। और ये इनहिबिशन यहाँ पे कैसे करता है, ये एक्सप्रेस करवाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SOX9 एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन 2 को, जो बाद में कार्टिलेज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो गाइज, this was all about the proximal distal axis patterning in case of limb development. If you like my video, then please thumbs up and please do subscribe to my channel and support me. And if you have any query, write in the comment box given below. Thank you so much for watching my videos.